पेन एंड कॉपी रेडी कर लो, ठीक है। आज क्या करना है ना, वो लेवरेज के साथ जुड़ा हुआ एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ भी काफी कनेक्शंस है, वैसे लेवरेज के साथ भी हम लोग कनेक्शंस कर सकते हैं। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर तो कैपिटल स्ट्रक्चर ही है, तो कुछ थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ थ्योरीज है जो इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका अर्निंग पर शेयर्स का ना, एक आपका एक बैलेंसिंग होता है, लीवर्ड फार्म अनलीवर्ड फार्म, तो लीवरेज के साथ कनेक्ट करके कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, तो वो कुछ मैं पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसा सवालत करते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो वही सब चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलो एक बार लिखना चालू करता हूँ, एक बार पढ़ लो सर, वही चीज आपको दिमाग में भी आप रख लो, बार बार नहीं पढ़ना है। चलो पेन कॉपी रेडी है डिंकी, ज्योति? हाँ सर। ठीक है, तो कर लो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेडिंग कर लो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको मैं थोड़ा लेवरेज के साथ कनेक्ट जरूर कराऊंगा, बिकॉज वही है, यहाँ पर कुछ थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर जो किए थे उसपे हम लोग सम्स ज्यादा किए थे, उसपे कोई थ्योरी एज सच नहीं पढ़े थे, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ फेमस फाइनेंशियल गुरुज हैं जिन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एंड लेवरेज के साथ कनेक्ट करके कुछ थ्योरीज बनाया है। वही सब थ्योरीज आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कॉन्सेप्चुअल है, तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुआ है स्ट्रक्चर्स में, तो कैसे बिजनेस अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं लेवरेज को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब चलो लिखते हुए समझाते हैं, लिखते हुए समझते हुए चलते हैं। ओके, तो लिखना प्लीज, इट रेफर्स टू, ज्योति प्लीज ट्राई करो धीरे धीरे, इट रेफर्स टू दी mixed of long term debt, mixed of long term debt and equity that is what should be the optimum एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ना कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आपको जितना गहराई पता होगा आप उतना ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब सही कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगा कि जिस तरह से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतना दिन से पढ़ के आ रहे हैं ना, जो कॉपी आप लोगों का ऑलरेडी बन चुका है उसको बार बार गो थ्रू करना, बिकॉज उसमें ना पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रोजेक्ट क्वेश्चंस केस स्टडी सॉल्व करते हुए चले हैं, तो आपका ना जो अंदर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है ना वो ग्रो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी क्वेश्चंस आपके सामने रहे आप ना उसका जवाब ढूंढ पाओगे। तो इसलिए मतलब थोड़ा अननोन भी आ जाए ना, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, अननोन ऐसे आएगा नहीं, ठीक है, आपको सब कुछ मतलब जानकारी चीज ही मिलेगा। तो इसलिए बोलूंगा कि इस तरह से ही पढ़ो। इट रिफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, दैट इज व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर ए फर्म, रेशियो फॉर ए फर्म। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, जो भी करना है रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो। इट रेफर्स टू द मिक्स्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, मतलब एक बिजनेस को जब कैपिटल का जुगाड़ करना होता है, मतलब विदाउट जुगाड़ मतलब विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस अपने आप को रन नहीं करा सकता। तो जब उनको बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल उसको दो फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है। एक को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, मतलब हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, एंड दूसरा है इक्विटी। अब यहीं पर सवाल आता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब ऑप्टिमम मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब जिसमें कंपनी का जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, कंपनी का जो ये कैपिटल को मार्केट से उठाने का जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, और उसमें उसका बिजनेस का रिटर्न हाई हो।
तो एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक टॉप लेवल फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज अपने बिजनेस को ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो में ही रखना चाहता है। अब वो कैसे रख सकता है, उसके ऊपर आपको क्या क्या नॉलेज गैदर करना है, वही इस टॉपिक का मेन हार्ट बीट है। तो चलो हार्ट बीट में हम लोग धीरे धीरे एंट्री लेते हैं। तो इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप बोल सकते हो कि थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ फेमस थ्योरीज हैं मैनेजमेंट गुरुज का, ठीक है, जो मैनेजमेंट गुरु लोगों ने बनाया, मतलब फाइनेंशियल गुरु, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेमस फेमस यूएस यूके यूरोपियन स्पेशली ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, बिकॉज लास्ट 500 ईयर्स में यूरोप जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, आजकल हम लोग वही सब चीज ज्यादा पढ़ते हैं। इंडिया का जो डेवलपमेंट था आज से 2000 मतलब 1000 नहीं बट 400-500 ईयर्स बैक में इंडिया का डेवलपमेंट था, मतलब यूरोप उठने से पहले इंडिया ही डेवलप था वर्ल्ड में। तो वो तो अभी हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, बट आई थिंक वो और जरूरी है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, इधर लिख लो, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक हो गया आपका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। तो चलो एक एक करते हैं। पार्ट 1 लिखो, हेडिंग करना पार्ट 1। पार्ट 1 में आप लिखना थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये थ्योरी क्या बताता है, चलो देख लेते हैं क्या बताएगा। What happens to KD, लिखना प्लीज। What happens, What happens to KD। अब आपके मन में चल रहा है सर केडी कहां से आ गया। सर ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट है ना, मतलब मार्केट से जो बिजनेस लोन लेगा उसका खर्चा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में आपको क्या समझना है कि व्हाट हैपेंस टू केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है, मतलब बिजनेस जो मार्केट से डेब्ट उठाएगा, जो बिजनेस मार्केट से डिवेंचर उठाएगा, जो लोन उठाएगा स्पेशली, उसका क्या कॉस्ट, व्हाट हैपेंस टू केडी, व्हाट हैपेंस टू केसी, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस टू केई। तो व्हाट हैपेंस टू केडी, केई एंड केसी, इसको केई करना, डिवेंचर, इक्विटी एंड अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन डेप्ट बाय इक्विटी, मतलब डिवेंचर मतलब लोन एंड इक्विटी का जो रेशियो है, लोन और इक्विटी का जो रेशियो है, डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, व्हेन डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। तो थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट हैपेंस टू केडी, सवाल ये हो रहा है कि व्हाट हैपेंस टू केडी, व्हाट हैपेंस टू केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड व्हाट हैपेंस टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस। अब डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो इंक्रीज होने से बिजनेस में क्या होता है वो हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है, लेकिन इसको देखने के लिए कुछ अप्रोच हमें देखना है, तो उसी अप्रोच के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। तो पहले लिखिए, फिर हम धीरे धीरे इसमें बात बढ़ाते हैं। पॉइंट 1, नेट ऑफ इनकम अप्रोच। पहला अप्रोच जो है ना वो उसको मतलब जब बनाया गया था उसको नेट इनकम अप्रोच के नाम से बनाया गया था, नेट इनकम अप्रोच। एज डेब्ट बाय इक्विटी इंक्रीजेस, सपोज मानो कि डेब्ट बाय इक्विटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो मतलब बिजनेस में जो डेब्ट है और इक्विटी है उसका जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या क्या दिमाग लगा सकते हो। पहला पॉइंट बताते हैं, केडी विल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल रिमेन द सेम, कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल रिमेन द सेम। सेकेंड पॉइंट बताता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन द सेम,
पे लिखना हाइट है, मतलब हाइट है मतलब वो हर बात का एक लिमिट होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज दिस। KD will remain the same, KE will remain the same, hence KC will fall, hence cost of capital will fall। इसमें एक एडवाइस लिख लो, थ्योरी है पहले लिखा रहा हूं बिकॉज जब तक थ्योरी लिखेंगे नहीं तो समझना मुश्किल है, तो इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं। इसमें एक एडवाइस दिया गया है, ऑप्टिमल डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो is 100%। ऑप्टिमल डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो इज 100%। तो यहां पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाना। जस्ट मिनट, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ना ही समझ में आए फिलहाल अच्छा है, पहले मैं थ्योरीज आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसमें आप एक काम करना, ये जो आपने कंक्लूजन्स खींचा तो इसमें से आप कुछ पॉइंट्स को लिख लो। जैसे कि बोल रहा है कि केडी विल रिमेन द सेम, तो केडी जो है उसको फ्लैट करो, के ई विल रिमेन द सेम, उसे भी आप फ्लैट रखो। हाँ, बट बोल रहा है कि केसी जो है आपका, वो क्या बोल रहा है, केसी जो है आपका वो आपका फॉल करेगा, ऐसा बोला ना कि केसी विल फॉल, तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंट टू केसी। तो के ई रिमेन द सेम, केडी विल रिमेन द सेम एंड केसी विल फॉल। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आपको मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझाता हूं, 2 सेकेंड देखना प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो शुरू किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देना। बोलते हैं कि थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट हैपेंस टू केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि भाई डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो को इंक्रीज ही कर दिया हम लोगों ने। नेट इनकम अप्रोच है ये, जिसमें मेरा डिवेंचर भी इंक्रीज कर रहा है, मेरा इक्विटी भी बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है। प्लीज एक पॉइंट पे ध्यान देना, बार बार बोलूंगा, आप जो पॉइंट अभी कर रहे हो, जो टॉपिक आप समझ रहे हो, ये आपका वो बिजनेस का वो हालत है जिसमें आप बिजनेस के लिए पैसा जुगाड़ कर रहे हो। इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी, दैट इज व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर ए फर्म। आप बात समझ रहे हो ना कि बिजनेस क्या कर रहा है। हेलो डिंकी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि बिजनेस क्या कर रहा है कि अपना बिजनेस के लिए जो डिवेंचर है, जो इक्विटी है, उसका अमाउंट को इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है, मतलब अगर मानो कि मार्केट में जो डिवेंचर और इक्विटी पहले था, फिलहाल क्या कर रहा है, पहले मानो कि डिवेंचर था 10 लाख का, इक्विटी था 15 लाख का सपोज। ठीक है, अब ये इंक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज में क्या हुआ, डिवेंचर हो गया 15 लाख का, इक्विटी हो गया 20 लाख का, एक सिमिलर रेशियोज में इंक्रीज किया। ठीक है, तो इसका इंक्रीमेंट मतलब वही बताना चाहता है नेट इनकम अप्रोच, जिसमें आपका डिवेंचर और इक्विटी दोनों का जो रेशियोज है बिजनेस में, दोनों रेशियो इंक्रीज करा रहे हो आप। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस में डिवेंचर और इक्विटी दोनों इंक्रीज करेगा तो थ्योरी कहता है, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी बोलता है कि आपका डिवेंचर जैसा ही था, अगर आपने उसी रेशियोज में इंक्रीज किया तो बोलता है केडी विल रिमेन द सेम, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल आल्सो रिमेन द सेम। ठीक है, बट यहाँ पर एक सवाल है, हाइट है क्यों बोला, कुछ समझ में आ रहा है? व्हाई आई यूज दिस वर्ड हाइट है? हाइट है मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ये तो लेवल का बात कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हर बात का एक लिमिट होता है ना, तो ये बात का कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक क्रिटिसाइज हो गया एक तरह का। आप समझ पा रहे हो ना, हाइट है इन द सेंस क्रिटिसाइज हो गया। क्या मुझे बता सकते हो कि क्या केई आप कभी भी रिमेन सेम कर सकते हो? हेलो सर, तब से समझा रहा हूं, अभी कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप कनेक्ट हुए कि नहीं। आप मुझे बताना प्लीज, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप सेम करा सकते हो? इज इट रियली पॉसिबल? टिंकी, ज्योति, ज्योति कनेक्ट हुआ? कई कभी भी सेम नहीं हो सकता है ना, कभी भी आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते ऐसे इक्विटी होल्डर कि भाई मुझे एकदम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए।
क्योंकि इक्विटी को तो बिजनेस के प्रॉफिट का इंक्रीज या डिक्रीज में रिटर्न मिलता है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस अच्छा रिटर्न कमाता है तो इक्विटी वाले को ज्यादा मिलता है, और किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर इक्विटी वाले को मतलब रिटर्न कम होता है तो इक्विटी वाले को कम मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं रिलायंस का शेयर यहाँ पर ओपन किया है, तो रिलायंस का अगर आप शेयर देखो कि लास्ट एक साल में रिलायंस का शेयर 1500 में से फिर नीचे आ गया था, देखो 1500 से 800 में आ गया था 2020 के एकदम कोरोना का स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर ये उछल के 800 से कहाँ 800 में आ गया था, फिर 800 से 1900 2000 में पहुंच गया था सर, 2400 के आसपास लीड कर रहा था, 2300 समथिंग देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो कहाँ 2300, फिर 2300 से नीचे आया, फिर 1800 में क्या था, फिर 1940, क्योंकि रिसेंटली गूगल ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर ये मार्केट में अपना आपको एक अपवर्ड ट्रेंड में फिर से गया है। तो ये अगर आप लास्ट एक साल में देखो तो रिलायंस का भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का सिचुएशंस, मार्केट इकोनॉमी का सिचुएशंस के कारण उसका भी इक्विटी में चेंजेस आया है। तो अगर एक इक्विटी के चेंजेस में कोई फिक्स्ड कैसे बोल सकते कि भाई मेरा इक्विटी फिक्स रह सकता है, तो ये जो नेट इनकम अप्रोच का थ्योरी है ये थोड़ा पुराना थ्योरी है। हाँ चलो हम लोग समझ सकते हैं थ्योरी पुराना है, लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे ही तो कॉन्सेप्ट में बदलाव आते हैं, डायनामिज्म आते हैं। तो ये काफी ओल्ड मेथड ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अगर आप अपना बिजनेस में डिवेंचर इक्विटी का जो कैपिटल है उसको रेज करोगे, तो अगर आपका डिवेंचर सेम रेशियो में इंक्रीज होगा तो आप बोल सकते हो कि मेरा केडी का कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दिस एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड दिस। के ई जो है वो भी हमको समझ में आ रहा है कि के ई कभी भी सेम नहीं हो सकता, बट थ्योरी कहता है कि के ई सेम रहेगा। दैट्स वाई हाइट है, ठीक है। हर बात का एक हाइट होता है। अच्छा केसी विल फॉल, चलो समझ में आ रहा है कि अगर आपका इक्विटी और डिवेंचर दोनों अगर इंक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे आपका क्या होगा ना, आप बिजनेस में और कैपिटल डाल रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस पे और ज्यादा कैपिटल डाल रहे हो, तो आपका डिवेंचर अपने जगह से इंक्रीज कर रहा है। कोई बोलेगा सर कॉस्ट तो बढ़ना चाहिए, कॉस्ट तो बढ़ना चाहिए, बट क्या है ना आपका इनकम बढ़ रहा है। अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच है। तो बोल रही कि अगर डिवेंचर इक्विटी दोनों इंक्रीज करेगा और अगर केडी सेम रहेगा और केई भी सेम रहेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली गिरेगा। बट ये मुश्किल का पॉइंट है कि भाई केई को सेम रखना बहुत मुश्किल है। अब केडी को तो सेम रख सकते हो बट केई को कैसे सेम रखोगे। मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं आपके सामने, पहले आपका बिजनेस 10 लाख का कैपिटल में टोटल काम करता था, जिसमें उसका 5 लाख का इक्विटी था, 5 लाख का क्या बोलूं उसको डेब्ट था, ठीक है। अब आपका बिजनेस को आप 25 लाख के कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहते हो और इसमें आपने आपका इक्विटी को ट्रांसफर कर दिया करीब 12.5 लाख में, और अपना डेब्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया 12.5 लाख में। मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपने इक्विटी को ट्रांसफर करके बोल रहे कि आपका इक्विटी का कॉस्ट सेम है और आपका डिवेंचर का कॉस्ट वैसा ही है, तो आपका इनकम तो बढ़ेगा जरूर, क्योंकि आप इतना कैपिटल जो बिजनेस पे डाल रहे हो, तो क्योंकि नीड है तभी डाल रहे हो। एक पॉजिटिव अप्रोच से ही तो बिजनेस किया जाता है। तो कहाँ 10 लाख का कैपिटल और कहाँ आपका 25 लाख का कैपिटल। तो ज्यादा कैपिटल डालने से क्या होता है जानते हो ना, कि आपका ना जो ऑपरेटिंग साइकिल है, हेलो सर आप लोग ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल तो किए हो, तो कैपिटल जब ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो इसमें एक मान लिया जाता है कि थोड़ा ज्यादा पैसा बिजनेस में अगर मैं लगाऊं तो अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकता हूं, अपने बिजनेस में जो बाकी कॉस्ट है उसको मैं कट कर सकता हूं, मतलब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हो। तो दैट्स वाई बिजनेस है ये आपका यहाँ पर ये कंक्लूजन दे रहा है नेट इनकम अप्रोच में, कि बाकी सब चीज अगर एकदम ठीक ठाक चले, अगर आपका केडी सेम रहता है और केई भी सेम रहता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मतलब बिजनेस का जो ओवरऑल कैपिटल है वो फॉल करेगा। बोलो सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये जो अप्रोच है ये अप्रोच का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। छोटा सा कुछ पॉइंट्स है बट ये अप्रोच सही गलत का बात नहीं सर, इसमें धीरे धीरे हम लोग क्या है ना और भी पॉइंट्स में बात करेंगे। ये एक अप्रोच है, ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी ऐसा बात करता है। सही गलत तो आप कुछ देर बाद खुद ही समझ जाओगे, लेकिन पहले मुझे इतना बता दो कि ये अप्रोच जो कहना चाहता है क्या ये दिमाग में आ रहा है। हाँ सर। ज्योति, हाँ सर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। चलो दूसरे अप्रोच में जाते हैं, तो आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगा। काफी सारे अप्रोचेस है, 4-5। नेक्स्ट हेडिंग करना प्लीज, नेट ऑपरेटिंग
इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब ये अप्रोच से आप क्या समझोगे, इसको NOI कहते हैं, NOI, ठीक है। पहले वाला जो अप्रोच था उसको NI अप्रोच कहते हैं, इसको NOI अप्रोच कहते हैं। तो सेम टू सेम एज debt by equity increases, as debt by equity increases, KD will remain the same. Second, KE will rise, cost of equity will rise in the linear fashion, in the linear fashion, and hence KC will remain unchanged. KC will remain unchanged. This is C, हाँ, this is not मेरा थोड़ा सा C और E में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत बेकार है इसलिए। KC will remain unchanged. इसमें एक एडवाइस लिख लो प्लीज। एडवाइस क्या है आपका यहाँ पर, एडवाइस ये है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ठीक है। एक सेकेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है आपका इज इररिलेवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट, बोल रहा है कि डेफिनेटली इज इररिलेवेंट। मैं आपको बताता हूं इसको इररिलेवेंट क्यों कहा गया। फाइनेंस मैनेजर should not tax their precious brain, समझ रहे हो ना, उनका जो प्रीसियस इतना दामी ब्रेन है, should not tax their precious brain on what should be the firm's debt equity ratio, what should be the firm's debt and equity रेशियो। समझ में कुछ आया सर, क्या लिखे पहले ये बता दो, जो लिखा वो समझ में आया, फिर मैं आपको ड्राइंग भी दिखाता हूँ और क्या है इस कॉन्सेप्ट में वो भी बताता हूँ। चलो पहले ड्राइंग कर लेते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा है, कि क्यों फाइनेंस मैनेजर को दिमाग लड़ाने मना कर रहे हैं। चलो सर वो पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्या गलती कर दिया यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर लोगों ने, अगर ऐसा करेगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ ग्राफ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थ्योरी कह रहा है कि डेब्ट बाय इक्विटी इंक्रीज कर रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, और बोल रहा है कि आपका केडी विल रिमेन द सेम। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है आपका, उसको आप थोड़ा नीचे ही लगा दो। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है आपका वो आपका रिमेन सेम बोल रहा है, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में कह रहा है केई विल राइज इन द लीनियर फैशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो लीनियर फैशन में बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज। तो मैं एक काम करता हूं, ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको अनचेंज करके रखा है, और केई जो है, केई बोल रहा है कि केई लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैसे सोच सकते हो ना, जो कॉस्ट है आपका, यहीं से आपका ये धीरे धीरे
लीनियर फैशंस में, मतलब स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगा, लीनियर फैशन, ऐसा नहीं कि ग्राफिकली, मतलब कार्वी नहीं होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो के विल राइज इन द लीनियर फैशन, तो ये रहा आपका के ई, ठीक है, के ई आपका लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, और इसका अल्टीमेट डिसीजंस मेकिंग क्यों ऐसा हो रहा है, आप एक बार ध्यान से सोचो, ध्यान से, कि ऐसा सिचुएशन जिसमें आपने डेब्ट भी इंक्रीज करोगे, इक्विटी भी इंक्रीज करोगे, आप डेब्ट भी इंक्रीज करोगे, इक्विटी भी इंक्रीज करोगे, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करेगा लीनियर फैशंस में, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, केडी आपका सेम रहेगा, ठीक है, मान लिया कि भाई आपका केडी सेम हो सकता है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है, आपने कैपिटल रेस किया, रेशियो चेंज हुआ, बट आपका डिवेंचर का जो रेशियो है, मतलब कॉस्ट है, वो सेम है। बट आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो थ्योरी में, आप थ्योरी में कह रहे हो कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, ध्यान से सुनना, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो लीनियर फैशंस में इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहला बात, आप इसमें एकदम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कितना बढ़ेगा, बट फिर भी चलो मान लिया कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा, ये बात मैंने माना, हम लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया, बट द थर्ड लाइन इज कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर कांस्टेंट कैसे रहेगा, अनचेंज कैसे हो सकता है, इज इट रियली पॉसिबल? केडी कांस्टेंट है, समझ में आया, केई लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं, बट क्या केसी सेम रह सकता है ऐसा केसेस में? नहीं, ऑटोमेटिकली केसी बढ़ेगा ना, तो इसीलिए कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट, फाइनेंस मैनेजर शुड नॉट टैक्स देयर प्रीशियस ब्रेन ऑन व्हाट शुड बी द फर्म्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। डिंकी क्लियर है डिंकी? हाँ सर। तो ये था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब मैं आपको दो बताने जा रहा हूं, और अच्छा पॉइंट में जाऊंगा सर। चलो सर, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 2 हो गया, अब 3 में आते हैं, हेडिंग करना सर, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में फाइनेंस मैनेजर्स क्या कहते हैं। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच निकाला गया था, उस अप्रोच में डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो, जो बिजनेस में हमें डिवेंचर भी चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इक्विटी भी चाहिए, जो डेब्ट बाय इक्विटी को मैं इंक्रीज करूंगा, अगर मैं डेब्ट इक्विटी को इंक्रीज करता हूं, अगेन हमारे सामने कुछ वे आता है कि भाई अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट का क्या होगा। तो जैसे ही आपका कॉस्ट का बात आ जाता है, तो राइट करना, राइट डाउन, initially KD will remain the same, KD will remain the same, इनिशियली KD जो है ना वो सेम रहेगा, कह रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच, कह रहा है, एंड देन इट विल राइज, एंड देन इट विल राइज, ये ट्रेडिशनल थ्योरी का मानना है, ठीक है, हमारा ये आपका मानना नहीं। ट्रेडिशनल जब थ्योरी को बिल्डअप किया गया था, उस टाइम पे ऐसा सोच के साथ बनाया गया था कि ऐसा हो सकता है, एनालाइज करके देखा गया था। अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट बोलता है इनिशियली KC, cost of equity, KE, will remain the same, and then it will rise, and then it will rise. Then it will rise, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि इनिशियली, आई होप आप समझ ही गए कि क्या है, इनिशियली केसी विल फॉल, इनिशियली केसी विल फॉल, केसी फॉल करेगा, एंड देन इट विल राइज।
and then it will rise. एडवाइस लिख लेना, एडवाइस क्या दे रहा है देख लेते हैं। तो एडवाइस में आपको कहता है सम डेब्ट इज गुड, बिजनेस के लिए थोड़ा सा डेब्ट होना मतलब डिवेंचर लोन होना, सम डेब्ट इज गुड फॉर द फर्म, but too much of debt is bad for the firm. थोड़ा बहुत लोन लेने से आपको सुविधा मिलता है, आप टैक्स शील्ड जनरेट कर सकते हो। मतलब क्या है ना, लोन का इंटरेस्ट को नेट प्रॉफिट में छुटकारा मिलते हैं तो उसमें आपका ना टैक्स कम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा लोन बिजनेस में होना, मतलब एक रेशियो वाइज डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल। डेब्ट रहने में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस का लोन होना कोई खराबी नहीं है। लोन में सुविधा मिलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह का सुविधा लोन मिलते हैं। मैं सभी चर्चा करूंगा, वेट करना प्लीज पेशेंस के साथ। सम डेब्ट इज गुड फॉर द फर्म sorry but too much debt is bad, but too much debt is bad for the firm. बहुत ज्यादा लोन लेके बिजनेस करेगा तो हमेशा किसी बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो देखना कि उस बिजनेस में क्या बहुत लोन है। हाँ, उसमें ये भी देखना है कि भाई उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। ठीक है, अगर बिजनेस मॉडल में रेवेन्यू बहुत है, मोनोपोली बहुत है, ठीक है, मतलब ऐसा मार्केट में और कोई नहीं है, तो उस केस में अगर लोन बहुत ज्यादा है तो दिक्कत नहीं करेगा। बट एक एक ऑन एन एवरेज अगर आपको कोई एडवाइस देना चाहिए तो आप हमेशा एक एडवाइस लेके चलना कि अगर किसी बिजनेस में थोड़ा सा लोन है तो आप समझ लेना कि उसका टैक्स में काफी बचत होगा। ये बिजनेस के लिए एक अच्छा सिनेरियो माना जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड लगता है कि हाँ लोन लेके बिजनेस कर रहा है मतलब कुछ तो दम है उनका। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस आपको दिखता है लोन लेने से, तो ये सब अच्छा चीजें होते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा लोन में आ जाए तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए बोलता है कि टू मच डेब्ट इज बैड फॉर द फर्म। सर एज ए फाइनेंशियल डिसीजंस मेकर, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करो या खुद के फाइनेंस के लिए करो, मतलब आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ये सब चीजें आपको वहां पर बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इतना दिन से पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आपका एग्जाम नहीं, आपका जिंदगी का नया भी पार कर सकता है अगर आप इसको एक एसेट की तरह ट्रीट करो तो। बिकॉज ये सब सिर्फ नॉलेज नहीं है सर, ये रियल लाइफ में आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। अच्छा, ये था आपका एडवाइस। अब मैं आपको इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उस पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में बात करते हैं कि भाई इसका अगर हम ग्राफिकल अप्रोच बिल्डअप करें तो क्या हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लो और एक वाई एक्सिस बना लो। ये तो आप लोगों को पता ही है, बस ये समझने के लिए, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है तो सिमिलरली आप खुद भी बिल्डअप कर सकते हो, आप खुद भी बिल्डअप कर सकते हो। 3 पॉइंट आपका इधर रहेगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये तीनों पैटर्न आपका किस तरह से फंक्शंस करता है आप देखो। अच्छा, पहले तो मैं आपको केडी जो है, केडी के बारे में क्या कहा है हमारे रूल्स में, रूल्स वाइज ड्रा होगा ना, हम थोड़ी ना मन से कर रहे हैं, जो रूल्स है वही कर रहे हैं। इनिशियली केडी विल रिमेन द सेम, तो वही करना है ना। इनिशियली केडी को सेम रखो एंड देन इट विल राइज, एंड देन इट विल राइज। इनिशियली सेम रखो फिर राइज कराना। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, के विल रिमेन द सेम इनिशियली एंड देन इट विल राइज। तो के तो ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्मली, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको क्या करना है, इनिशियली वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनिशियली कांस्टेंट रख दो एंड फिर इसको राइज कराओ। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मानना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मानना है कि वो इनिशियली फॉल करेगा, इनिशियली वो फॉल करेगा, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो इनिशियली फॉल करेगा एंड फिर वो राइज करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका this is your KC, this yellow line is your KC, this red line is your KD,
एंड दिस ब्लू लाइन इज योर KE। तो ये अप्रोच आपको क्या सिखा रहा है कि अगर आपके बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच का मानना है कि इनिशियल लेवल पे आप डेब्ट को इंक्रीज कराओ, जो भी आपका पुराना डेब्ट था आप उसको इंक्रीज कराओ, इक्विटी जो था उसको भी इंक्रीज कराओ। डेब्ट इंक्रीज करने से शुरू में आपका क्या होगा, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना आपका इंक्रीज, ठीक है, बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना पॉइंट, अगर लोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे केडी बढ़ जाएगा, और ज्यादा केडी मतलब आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो रहा है। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट आपको सबसे पहले देना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग लेवरेज अभी कुछ ही दिन पहले खत्म किए हैं, तो लेवरेज में आप लोगों ने इनकम अप्रोच में देखा कि बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क जो है आपका, ठीक है, ये दोनों रिस्क में जो रेंट, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब आपको मैंडेटरीली देना पड़ता है। स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क में अगर बात करें तो लोन का इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, मतलब आपका पहला जो कमाई है वहां से सबसे पहले आपको लोन का इंटरेस्ट या डिवेंचर का इंटरेस्ट या जिसको हम लोग डेब्ट कॉस्ट बोलते हैं वो देना पड़ता है। तो अगर ये आपका ज्यादा हो जाए इट विल इंक्रीज योर बिजनेस रिस्क। बट अगर हाँ एक सर्टेन लेवल तक है तो इट्स नो प्रॉब्लम। सिमिलर पॉइंट पे अगर इक्विटी भी सेम लेवल पे बढ़ रहा है, एक सर्टेन लेवल तक इक्विटी का जो रेट है अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, बट उसके बाद अगर बिजनेस के नजर से देखो तो इक्विटी अगर बढ़ जाए तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहता है शुरू में जब ये दोनों कांस्टेंट है, देखो बड़ा लॉजिकल है ना, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है स्टार्टिंग में, जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट है स्टार्टिंग में, देखो बड़ा लॉजिकल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका केसी जो है वो फॉल करेगा। भाई मेरा इक्विटी का खर्चा सेम है, मेरा डिवेंचर का खर्चा सेम है और मेरा कैपिटल और बिजनेस में आ रहा है, तो ऐसा हालत में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे ही जाएगा, मतलब लो होगा। एंड दिस इज गुड साइन फॉर द बिजनेस ना, दिस इज अ गुड साइन ना, ये तो गुड साइन है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, इट्स अ गुड साइन। बट जब आपका केई एंड केडी दोनों इंक्रीज करेगा तब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो इंक्रीज करेगा। एंड ये बहुत अच्छा बात नहीं है कि अगर आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ने लग जाए तो आपका मार्जिन धीरे धीरे मतलब आपसे दूर होते जाएगा और आपका बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट होना कम हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, जो भी बिजनेस का स्टॉक प्राइस है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। ठीक है, मतलब इसका इसका बढ़ना मतलब, ये दोनों का बढ़ना मतलब स्टॉक प्राइस गिरना, याद रखना, स्टॉक प्राइस गिरना। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिंकी बताना, ट्रेडिशनल अप्रोच। ज्योति सर बोलो सर, बोलो। सर स्टार्टिंग में तो केई को भी सेम रख नहीं सकते ना हम लोग, जैसे अगर नेट इनकम अप्रोच देखें तो वहाँ पे भी दोनों सेम रहता है, तो केई तो मेरा सेम हो नहीं सकता। केई मेरा सेम हो नहीं सकता, एक सेकंड रुको। नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोल रहे हो या नेट इनकम अप्रोच बोल रहे हो? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच मतलब पहला वाला, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि केडी आपका सेम है, केडी आपका सेम है, केई भी आपका सेम है, ठीक है, तो ऐसा हालत में आपका केसी कम हो रहा है। हाँ सर ये तो ऑब्वियस बात है कि आप केई को सेम नहीं रख सकते, बट हाँ सर एक पॉइंट देखो सर, मतलब ये नेट इनकम अप्रोच में केई आपका कांस्टेंट भी सेम रखा गया है, ठीक है, बट जब आप लोग इधर आ रहे हो दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें केई पहले सेम है बट उसके बाद बढ़ा है। अब देखो ये तो हो सकता है ना बिजनेस पे कि मतलब ये इतना भी, मतलब मैं मुझे नहीं लगता इतना भी एप्स, मतलब इतना भी कोई मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड बात है कि हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस में मेरा बिजनेस पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है, मतलब सपोज मानो कि मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है शुरू में मैं उसको कांस्टेंट रखता हूँ, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है मेरा, वो मेरा कांस्टेंट है स्टार्टिंग में, फिर बढ़ा, ठीक है, और मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है पहले मेरा सही था, मतलब पहले कांस्टेंट था फिर बढ़ा है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली पहले फॉल किया है क्योंकि दोनों मेरा कांस्टेंट था, आफ्टर दैट इसको इंक्रीमेंट मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, बट नेट इनकम अप्रोच जो एकदम डायरेक्टली कह देता है ना, नेट इनकम अप्रोच डायरेक्टली कह देते हैं कि भाई कई मेरा फ्लैटर रहेगा, बट कई फ्लैटर रहना पॉसिबल नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है।
ट्रेडिशनल अप्रोच जो कह रहा है कि शुरू में मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी अचानक से, देखो आप इंक्रीज करने से ही तो आपका इक्विटी का कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगा, शुरू में आपको लगा, बट फिर उसके बाद अगर बिजनेस में आपका ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर टू मच आपका हो रहा है, गेन भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं इक्विटी का रिटर्न भी चेंज हो रहा है, बिकॉज आपका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको इक्विटी रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इक्विटी रिटर्न मेरा कितना सेम रह रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट में कंपटीशन कैसे चल रहा है, डिविडेंड का क्या अप्रोच चल रहा है। तो ये स्टार्टिंग में आप कांस्टेंट रख सकते हो, बट डे बाय डे इक्वल, एकदम इक्वल रखना, लाइक अ डिबेंचर कि भाई जितना बोला था उतना ही देते जाएंगे तुमको, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, सर्टेन लेवल तक पॉसिबल हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज के केस में भी पॉसिबल है, पब्लिक कंपनीज के केस में भी टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल कि आप केई को एक सर्टेन इनिशियल लेवल तक आप उसको कांस्टेंट रखो, बट अल्टीमेटली उसमें इंक्रीमेंट आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है डिंकी? मतलब इतना भी आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, पॉसिबल है कि आप अगर कंट्रोल करो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे, ये कंट्रोल हो सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक सर्टेन देर तक आप सिमिलर अमाउंट में ही आप उनको मतलब जो डिविडेंड है या रिटर्न है देते जा रहे हो, ठीक है, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, सर्टेन लेवल तक पॉसिबल है। एकदम रियल वर्ल्ड में हमेशा पॉसिबल है कि नहीं, इट्स सब्जेक्ट टू डिबेट हो सकता है सर इसमें, बट मे बी इट्स पॉसिबल। अब चलो बात करना है, बट आपने सही पॉइंट चुना था, पॉइंट बहुत आपका स्ट्रांग पॉइंट था। ओके ज्योति, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। ज्योति तबीयत खराब है फिर भी क्लास कर रहा है, वेरी गुड ज्योति। हम लोग आके क्या वजह, हाँ बोलो। भाई हेल्प कर रहा है लिखने में। लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है? नहीं, छोटा भाई वो लिखने में हेल्प कर रहा है। अच्छा अच्छा, छोटा भाई लिखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा भाई सबके घर में हो। क्या डिंकी सही ना, ऐसा घर सबके घर में हो तो कितना मजा आ जाएगा। हाँ सर। चलो वेरी गुड। अच्छा अब लिखना एमएम अप्रोच, ठीक है। एमएम का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिग्लिनी, ये एक बंदा है, ठीक है, इट्स अ फेमस मैनेजमेंट गुरु मान सकते हो, फाइनेंशियल, मॉडिग्लिनी मिलर, ठीक है। मॉडिग्लिनी मिलर का मानना है, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है, मॉडिग्लिनी मिलर का जो अप्रोच है, कि इनका मानना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में बांट सकते हो आप इसको, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। अब सेक्शन 1 में मैं बात करूंगा पहले थ्योरेटिकल पार्ट में। सेक्शन 1 जो है ना, ये थ्योरी को बताते हैं, एंड सेक्शन 2 में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। मॉडिग्लिनी मिलर ये एक फेमस मैनेजमेंट गुरु है, ये कोई मतलब कोई जैसे नेट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, वैसा ही वो तो अप्रोच सबका मिल बांट के बनाया गया था। मतलब ये ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत सारा प्रोफेसर होता होगा, ठीक है। यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग में भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स, आपका नेट इनकम अप्रोच में भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स, एक टीम ऑफ लोगों ने बनाया। बट ये जो थ्योरी में आपको अभी बात करने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ एमएम ने बनाया, मॉडिग्लिनी मिलर ने बनाया, ठीक है। मिल जाता है कि भाई जो पूरा टीम ने नहीं सोच सका, ये अकेला सोच दिया, तो दैट इज द कैच हियर। तो प्रैक्टिकल, ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच सेक्शन 2। तो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, चलो। तो अगर थ्योरी वाइज बात करें तो अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो लिखना प्लीज, अंडर सर्टेन restrictive set of assumptions, MM concluded that KC is not affected. KC is not affected by farm capital structure. ये इनका मानना है। इतना देर से हम लोग इतना कुछ टीम ऑफ
फाइनेंशियल गुरुज ने इतना सारा चीज बोला, फिर एमएम बोल रहा है केसी इज नॉट अफेक्टेड, केसी में कोई इफेक्ट नहीं आता बाय फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, बाय फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब इतना सारा बात सब झूठ निकला क्या? ओके, तो एज डी बाई ई इंक्रीजेस, as d by e increases, first bullet, kd will remain same, kd will remain same, cost of debt जो है वो सेम रहेगा, ke will rise in a linear fashion। ये जो अप्रोच है इंपॉर्टेंट अप्रोच है, के विल राइज इन ए लिनियर फैशन, एंड देन नेक्स्ट पेज में चलो, आप अपने पेज में ही रहो, मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं। हेंस केसी विल remain the same, KC will remain the same, capital structure decisions are irrelevant। इनका मानना है, मतलब यहां पर अगर एडवाइस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररिलेवेंट, मतलब कुछ भी आप कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररिलेवेंट माना जा रहा है। एडवाइस समझ में आ रहा है इसका? मतलब यहाँ पर जो एडवाइस हम लोग निकाल सकते हैं, तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का जो इतना सारा डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है। जस्ट इमेजिन कि सिंपल, अगर आप इनका कॉन्सेप्ट को ही देखो, केडी का, एमएम का, कि इनका मानना है कि अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम, रेस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ एजम्पशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लिया, ठीक है, वो सब हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए समझ जाएंगे कि क्या रेस्ट्रिक्टिव सेट ऑफ एजम्पशंस इन्होंने लिया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल करने से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसका मैं सिर्फ अभी ग्राफ से आपको बताने वाला नहीं हूँ, इसका काफी कुछ आपको प्रैक्टिकली लिखना भी है, समझना है, सम्स भी करना है। तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सेट ऑफ एजम्पशंस, एमएम कंक्लूड कर रहा है दैट केसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट इक्विटी इंक्रीज करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। फर्म्स के डेब्ट इक्विटी इंक्रीज करने से फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में, स्पेशली कैपिटल स्ट्रक्चर का अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट, अगर लेमैन की तरह समझो, एकदम सिंपल, किसी भी बिजनेस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट का जो खर्चा है, सिंपल मानो कि एक मैगी कंपनी, मैगी कौन बनाता है? नेस्ले बनाता है ना, आप लोग तो मैगी जानते हो रे बाबा, नेस्ले मैगी, नेस्ले मैगी कहाँ गया? सपोज ये नेस्ले मैगी का क्या प्राइस है इसका? कोई बोलेगा सर 6 रुपीज, मैं स्टैंडर्ड पैकेट का दाम बताता हूँ आपको 12 रुपीज। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये मैगी को, ये प्रोडक्ट जो है 12 रुपीज में देने के लिए इसका कॉस्ट तो कम होना पड़ेगा, है ना? मतलब आई थिंक मैगी एटलीस्ट अगर 5 या 6 रुपए में, 5 या 6 रुपीज में अगर इसको बना कॉस्ट करता है ना, मैगी का 5 या 6 रुपीज का कॉस्ट करता है, तब जाके मार्केट में बाकी डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, सप्लायर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन सब लगने के बाद इसका दाम मार्केट में 12 रुपए आता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है दैट इज नेस्ले, हमेशा कोशिश करेगा ना कि उसका जो कॉस्ट है, जो कैपिटल का कॉस्ट है, क्योंकि मैगी बनाने के लिए मशीनरीज में खर्चा करना पड़ा, मैगी बनाने के लिए व्हीट में, मतलब जो मेन रॉ मटेरियल है उसमें खर्चा करना पड़ा, तो अल्टीमेटली हर एक केस में वही चीज चाहेगा कि मेरा केसी जो है वो उसको मैं कम करूं। तो मॉडी क्लेनी का कहना होता है इतना सारा चीज देखने के बाद कि भाई आप कितना भी डेब्ट इक्विटी इंक्रीज कर दो, केसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हे भगवान, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा? चलो देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और अगर आप इसका कंक्लूजन्स पे देखो, जो 3 पॉइंट इन्होंने कहा, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि केडी विल रिमेन द सेम, केडी में चेंजेस नहीं आएगा, के विल इन ए राइज इन ए लीनियर फैशन। लीनियर फैशन मतलब ये आपका
नेट ऑपरेटिंग अप्रोच जो है, इनकम अप्रोच जो है, उसके साथ जा रहा है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम, वहां पर भी केडी विल रिमेन द सेम था और केसी विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं एमएम का कॉन्सेप्ट और एनओआई का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। केडी विल रिमेन द सेम, के विल राइज इन द लीनियर फैशन, हेंस केसी विल रिमेन अनचेंज्ड। इनका मानना था केसी विल रिमेन अनचेंज्ड। बस यही वाला जो एरिया है, इसमें एमएम का कहना है, इसमें एमएम का कहना है कि केसी विल रिमेन द सेम, ठीक है। केसी विल रिमेन द सेम, सेम बात कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो बस ये जो एरिया, इसीलिए यहां पर कहा था कि क्योंकि केसी पे हम लोग कुछ फर्क नहीं ला सकते, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट। फाइनेंस मैनेजर शुड नॉट टैक्स देयर प्रेशियस ब्रेन ऑन व्हाट शुड बी द फर्म्स डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। तो एमएम का अप्रोच और आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहीं ना कहीं मैच कर जा रहा है ना। तो चलो सर, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट जो है जिसमें एमएम ने और चर्चा किया है, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशंस करते हैं, तो आपके एमएम का बारे में आइडिया और क्लियर होता जाएगा। तो चलो हेडिंग कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम प्रैक्टिकल लिखना प्लीज, फिर बात करेंगे इसमें। स्टेप 1, स्टेप 1 पहले लिख लो, फिर बात करते हैं। Initially, the MM model assumed no taxes। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि फार्म को, मतलब जो बिजनेस है, जो फैक्ट्रीज है, उनको गवर्नमेंट के घर में कोई टैक्स जमा नहीं करना है। बट ये तो एक अपसेट है, मतलब वो मान रहा है कि चलो मान लेते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट जहां पर कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो इनिशियली द एमएम मॉडल एज्यूम नो टैक्सेस। तो इन सच सिनेरियो, अगर ऐसा सिनेरियो, ऐसे तो ऐसा सिनेरियोस पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर टैक्स को साइड करके क्या सोचा जा सकता है, वही एमएम ने सोचा कि इनिशियली द एमएम मॉडल एज्यूम नो टैक्सेस इन सच सिनेरियो। इन सच सिनेरियो तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसमें, क्योंकि बिजनेस का तो नॉर्मली अगर आप देखो ना, तो गवर्नमेंट को कम से कम 30% का टैक्स देना पड़ता है, अगर इंडिया में बात करें। कुछ केसेस है 25% का, कुछ केसेस है 30% का, फॉरेन कंपनीज है तो 40% का देना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आप, इफ यू अर्न 100 रुपीज, देन यू हैव टू पे 40 रुपीज टैक्स। अगर इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी, if you are a domestic company, then in some cases 25%. If you earn 100 rupees, then you have to pay 25 rupees to the government as a tax, and in some cases 30%। वो इनकम टैक्स में हम लोग बात करते हैं, इसमें 30 रुपीज यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। 100 रुपीज में 30 रुपये सिर्फ सरकार को टैक्स जाएगा। कैन यू इमेजिन? तो लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि नो टैक्स इन सच ए सिनेरियो। इफ वी हैव टू फर्म्स, इफ वी हैव टू फर्म्स, अगर हमारे पास दो फार्म है, which are identical, which are identical in all respect, in all respect, which are identical in all respect, that is same business risk, same business risk, same level of EBIT, और आप लोग EBDIT भी बोल सकते हो। EBDIT मतलब EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर डिप्रिसिएशन यूज किया जाए तो होता ही है, तो दोनों इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर EBIT पकड़ के ही सम्स को समझाऊंगा आपको, डिप्रिसिएशन को मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। तो सेम बिजनेस रिस्क, सेम लेवल ऑफ EBIT, but differ in terms of their capital structure, but differ in terms of their
कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये डिफर कर जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफर कर जाता है, तो चलो देखते हैं कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफर कर जाएगा तो फिर क्या होगा। तो हम लोगों ने ऐसा दो फर्म के साथ काम कर रहे हैं जो आइडेंटिकल है, इसका बिजनेस रिस्क सेम है, लेवल ऑफ ईबीआईटी भी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो वो करते हैं वो भी करीब सेम प्रॉफिट का बात करते हैं। ईबीआईटी या ईबीडीआईटी क्या है सर, ये प्रॉफिट ही तो है। तो जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो भी करीब सेम है, बट उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो ओके चलो सर अभी भी लिखते चलो, फिर बात करेंगे ना। फिर हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं, VL वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, VU, ठीक है। लीवर्ड, L फॉर लीवर्ड एंड U फॉर अनलीवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो L फॉर लीवर्ड, लीवर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्क, हाँ, रिस्क की, और U फॉर क्या है, अनलीवर्ड, मतलब थोड़ा लो रिस्क, मतलब रिस्क नहीं है उसमें। अनलीवर्ड मतलब रिस्क, लो रिस्क, लेस रिस्क आप बोल सकते हो, या नो रिस्क बोलो, नो रिस्क सही वर्ड होगा, नो रिस्क। तो एक रिस्की फर्म, एक नो रिस्की फर्म, ठीक है। एक रिस्की फर्म, अनदर इज नो रिस्की फर्म। तो दो बिजनेस है, एक रिस्क वाला है, एक बिना रिस्क वाला है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, तो आप यहां पर लिख लो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म equals to value of unlevered firm. Value of levered equals to value of unlevered. अब यहां पर आप एक चीज लिख लो प्लीज, equals to EBIT into 1 minus T divided by KC star if there are no taxes. If there are no taxes, मैं समझाता हूं, डोंट वरी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इफ देयर आर नो टैक्सेस, देन EBIT into 1 minus T divided by KC star। क्या है, क्यों है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। तो उससे पहले कुछ और पॉइंट्स बात कर लेते हैं। स्टेप टू एक बार लिख लो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 लिख लिया आपने, अब स्टेप 2 लिख रहे हैं। MM मतलब मॉडिकुलर मिला, लेटर इंट्रोड्यूस्ड, बाद में इंट्रोड्यूस किया टैक्सेस, बाद में इन्होंने टैक्स को लाया इन हिज फ्रेमवर्क। In his framework, we know that interest expense is tax deductible. Interest expense is tax deductible. ये तो हम लोगों को पता है ना। मतलब तो आप समझ ही गए ना। एंड generates tax shield and generate tax savings। टैक्स सेविंग्स लिख लो, मतलब टैक्स में बचत करते हैं। आपका जो सरकार के प्रति लायबिलिटी है, जो टैक्स आपको पेमेंट करना है, उस पे आपको सेविंग्स लाता है। Assuming that डेप्ट इज परपिचुअल, मान लो कि डेप्ट परपिचुअल है। Assuming that डेप्ट इज परपिचुअल, अगर आपका डेप्ट हमेशा रहेगा, डेप्ट इज परपिचुअल, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, लिखना प्लीज, द प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ द परपेचुअल ITS मतलब इंटरेस्ट टैक्सिल्ड, इंटरेस्ट टैक्स शिल्ड, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। इंटरेस्ट टैक्स शिल्ड क्या है, आई विल डिस्कस। इज नोन एज टैक्स, known as tax advantage of debt, is known as tax advantage of debt। डेब्ट के कारण आपको बिजनेस में टैक्स एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे ही इसमें टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज, क्योंकि पहले वाला कॉन्सेप्ट में टैक्स नहीं था, इसमें टैक्स है। द फॉर्मूला फॉर, लिखना प्लीज, द फॉर्मूला फॉर टैक्स एडवांटेज of debt depends upon situation 1, there is no personal tax, there is no personal tax। सिचुएशन 1, देयर इज नो पर्सनल टैक्स, मतलब आपको कोई पर्सनल जो इनकम टैक्स भरना है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स को ही यहाँ पर दिमाग में रखते हुए किया गया है। देयर इज नो पर्सनल टैक्स, वी ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो बिजनेस का टैक्स है जिसके बारे में रेट में आपको बता रहा था। पर्सनल टैक्स का तो 30-40% नहीं है, उसका अलग ही रेट है। वी ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्स, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हम लोग टीसी से काउंट करेंगे। हाँ, टीसी, कॉर्पोरेट टैक्स। इफ डेप्ट अमाउंट इज डी, लिखना प्लीज, इफ डेप्ट अमाउंट इज डी, मतलब डेप्ट अमाउंट को हम लोग डी से कनेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट इज आर। इंटरेस्ट रेट क्या है, आर, ठीक है। डेप्ट अमाउंट है डी, इंटरेस्ट रेट है आर, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज आर डी, हो जाएगा ना। डेप्ट का है डी का, इंटरेस्ट रेट है आर का, तो ये हो जाएगा आपका आर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर, नहीं आएगा, डोंट वरी, आर डी। सो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड हो जाएगा टीसी आर डी, टीसी इंटू आर, आर को स्मॉल रखना, टीसी इंटू आर डी, टीसी आर डी डिवाइडेड टीसी आर डी, सिर्फ टीसी इंटू आर डी, और कुछ नहीं करना। टीसी इंटू आर डी, डिवाइड कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो बस इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कैलकुलेशंस करोगे, तो सिर्फ टीसी इंटू आर डी यही लिखना है आपको। फिर आपका टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट क्या हो जाएगा, पैरा चेंज करके लिखना प्लीज। टैक्स एडवांटेज of debt, tax advantage of debt equals to present value of perpetual ITS, perpetual interest tax shield, equals to क्या हो जाएगा, TCD, मतलब TCRD था ना, तो TCRD डिवाइडेड बाय R, R कट दो तो रहता है TCD, TCD। ये था आपका सिचुएशंस, ये था आपका एक सिचुएशंस, और एक सिचुएशंस आपका यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। एक बार कर लो, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को दिक्कतें हैं, चालू हो गया है कि सर क्या हो रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आई अंडरस्टैंड।
प्लीज एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये आप सिचुएशन 2 के बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम लोग सिचुएशन 1 में बात कर रहे थे। सिचुएशन 2 भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, टीसी मान के चल रहे हैं। वेरी गुड। पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम, इसमें पर्सनल रेट को भी लाया जा रहा है। पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम, मतलब आप जो इक्विटी इनकम करोगे, इन्वेस्टर्स स्पेशली, ऑन इक्विटी इनकम का टैक्स रेट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम को भी यहाँ पर काउंट में रखा गया है। ये हो जाएगा टीपीएस, टीपीएस पर्सनल के लिए टीपीएस, तो टीपीएस। एंड पर्सनल रेट ऑन डेब्ट इनकम को बोला जा रहा है पर्सनल रेट ऑफ डेब्ट इनकम को बोला जा रहा है टीपीडी, टीपीडी, टीपीडी। तो इन दिस केस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है, प्लीज लिखना। फॉर्मूला को प्लीज धीरे से लिखना, समझा रहा हूं, पहले लिख लो, फिर बाद में जब इसका यूज करेंगे ना समझ में आ भी जाएगा। फॉर्मूला है ये आपका 1 माइनस टीपीएस into 1 minus TC divided by, whole divided by 1 minus TPD whole divided by TPD ब्रैकेट क्लोज करके into D। ठीक है, ये होगा आपका फॉर्मूला। अब इसको कैसे, ये वाला चीज में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, आपका जनरेशन कैसे हुआ फॉर्मूला का, वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ऐसे कर सकते हो 1 माइनस टीपीएस, मतलब पर्सनल टैक्स जो है आपका 1 माइनस टीपीएस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टीपीडी, मतलब जो डेब्ट के लिए पर्सनल आपका जो टैक्सेस है, टैक्स रेट ऑन पर्सनल डेब्ट इनटू डी। अब इसको आप सॉल्व करना, तो वैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टीपीडी, इसको आप एलसीएम कर सकते हो ना, तो 1 माइनस टीपीडी, एलसीएम करना, सिंपल एलसीएम, तो 1 माइनस टीपीडी, ये जो 1 माइनस टीपीडी आपका इधर का है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस टीपीडी, तो 1 माइनस टीपीडी आपका नीचे आ जाएगा, फिर इसके साथ इसको इंटू करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टीपीडी, फिर ये तो मैच कर रहा है, फिर -1 प्लस टीपीएस, प्लस टीपीएस, तो वही यहां पर हम लोगों ने किया, देखो, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू डी, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर 1 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा ना, ये 1 1 कट जाएगा, तो आपका बचता क्या है, टीपीएस माइनस टीपीडी, टीपीएस माइनस टीपीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टीपीडी इंटू डी, इंटू डी। ठीक है, अब इसको इग्नोर कर सकते हो, ये वाला एरिया को, इसको छोड़ दो।
इसको छोड़ सकते हो। अल्टीमेटली ये रहेगा आपका कंक्लूजन एरिया दिस। अब आगे इसका जब सम्स करेंगे ना तो आपको इसका यूज समझा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, ऐसा लग रहा है कि सर सब दिमाग से बाहर चला गया। मैं आपको पूरा का पूरा एमएम अप्रोच एक्चुअली लिखाया, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। अच्छा पहले मुझे बता देना लिख लिए कि नहीं, डिंकी ज्योति बहुत देर से लिख रहे हो, लिखा कि नहीं पहले बताना। हाँ सर। ओके ज्योति, ज्योति लिख रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो अब धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है, एमएम का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इस पे बात करते हैं, फिर इसके ऊपर सम्स करेंगे तो पूरा का पूरा क्लैरिटी आएगा। एमएम लेटर इंट्रोड्यूस, अच्छा नहीं पहले लेटर इंट्रोड्यूस से पहले ये वाला देखना प्लीज ध्यान से। कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम प्रैक्टिकल। इनिशियली द एमएम मॉडल एज्यूम नो टैक्सेस। नॉर्मली स्टार्टिंग में एमएम ने क्या लिया, नो टैक्स वाला अप्रोच लिया। इन सच अ सिनेरियो इफ वी हैव टू फर्म्स, सपोज हमारे पास दो फर्म है व्हिच आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, सम सेम बिजनेस रिस्क है, उनका बिजनेस रिस्क सेम है, सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी और ईबीडीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब प्रॉफिट का हालत भी सेम है, बट उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। अब जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो गया, अब देखो एक हो गया आपका वैल्यू ऑफ लीवर्ड फार्म और एक हो गया वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म। एक फार्म को वो लीवर्ड मान रहा है मतलब थोड़ा रिस्की मान रहा है, और एक फार्म को वो अनलीवर्ड मतलब लेवल ऑफ अनलीवर्ड मतलब थोड़ा लो रिस्क मान रहा है या नो रिस्क मान रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर फॉर्म किया है EBIT into 1 minus T if there are no taxes, if there are no taxes then EBIT into 1 minus T। अच्छा 1 माइनस इसको आप टीसी भी लिख सकते हो बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट माना था याद है। तो 1 माइनस टीसी EBIT into 1 माइनस टीसी, तो टैक्स नहीं रहेगा तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई केसी स्टार। तो ये जो केसी स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पर नो टैक्सेस है इसलिए। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इक्वल्स टू EBIT into 1 माइनस टीसी डिवाइडेड बाई केसी। अब इसका जैसे यूज करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मान के चलें कि इसमें सरकार को कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, ये था इनका पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, एमएम लैटर इंट्रोड्यूस टैक्सेस इन हिज फ्रेमवर्क। वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इज टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा ये जो पॉइंट था इसी में मैं आपको एक्चुअली बोलने का कोशिश कर रहा था कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्टेबल है इसका क्या ख्याल है। इसका ख्याल बहुत सिंपल है। आप लोग अगर अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी बिजनेस का जो अकाउंट्स होता है ना उसमें मैं आपको बस एक सिंपल चीज बताता हूँ कि बाई इधर हम लोग ना इनकम को शो करते हैं और इधर हम लोग टू एक्सपेंस बोल के शो करते हैं। आजकल तो कंपनीज का जो है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से डायरेक्ट आपको इनकम का एरिया और एक्सपेंस का एरिया दिख जाएगा। तो टू बाई इनकम टू एक्सपेंस, तो इनकम इधर मानिए कि 10 लाख का इनकम है, इधर मानिए कि 5 लाख का एक्सपेंसेस है। अब आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। हाँ डिग्गी कितना होगा, 5 लाख का नेट प्रॉफिट होगा। अब सरकार को अगर 30% का टैक्स देना है नेट प्रॉफिट पे तो इसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 1.5 लाख का। अगर आप 5 लाख इनकम करते हो तो गवर्नमेंट विल टेक 1.5 लाख फ्रॉम यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? हेलो हाँ सर। अब देखो टैक्स शील्ड में क्या होता है, जैसे ये इंटरेस्ट कैसे टैक्स शील्ड जनरेट करते हैं। सपोज मानिए कि ये जो एक्सपेंस था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, मतलब आपने बिजनेस बनाया, बिजनेस करने में ऑफिस बनाया, ऑफिस का खर्चा, सैलरीज दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ये सारा का सारा खर्चा ये एक्सपेंस पे चला गया। बट आपका लोन का भी इंटरेस्ट है, टू लोन इंटरेस्ट बोल के या डेब्ट इंटरेस्ट बोल के आपका मानिए कि साल भर का 1 लाख का 2 लाख का मान के चलते हैं, 2 लाख का आपका एक्सपेंसेस है। तो अगर आपका लोन का इंटरेस्ट 2 लाख है और आपका 10 लाख का इनकम है तो इधर आप इसको लेस कर सकते हो, ये आपको एडवांटेज मिलता है। तो डेब्ट रहने से डेब्ट का जो इंटरेस्ट है, अगर आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर में सपोज आपका 20 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर है, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 20 लाख का है जिसमें से 10 लाख आपका इक्विटी है और 10 लाख आपका डेब्ट या लोन है। ठीक है, डेब्ट या लोन है। तो आपका जो 10 लाख का लोन का एरिया है, ये 10 लाख के लोन में से आपका 20% का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है।
तो साल भर का, तो 10 लाख के लोन पे 20% का इंटरेस्ट, तो आपका कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा? 2 लाख का हो जाएगा ना। 10 लाख का 20%, सही किया ना? हेलो, तो जैसे ही आपने 10 लाख का 20% का 2 लाख का इंटरेस्ट भरोगे, ये 2 लाख आपको इंटरेस्ट के तौर पे बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहां से लेस करने का मौका मिलता है। और जैसे ही आपने 2 लाख इधर लेस कर दिया तो आपका न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लीज बताइएगा? 3 लाख हो जाएगा। अब जैसे आपका न्यू प्रॉफिट जो है, न्यू नेट प्रॉफिट, ये आपको पहले वाला मतलब मेरे एग्जांपल्स पे, तो आपका नेट प्रॉफिट इधर हो गया 3 लाख, तो 3 लाख पे आप अभी 30% टैक्स दोगे तो आपका टैक्स अमाउंट हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पर आप बहुत ही इजीली देख सकते हो कहाँ 1.5 लाख था, कहाँ 90,000, मतलब आपका टैक्स का बचत कितना हो गया? ये आपका बचत हो गया 50, 60, 60,000 का, 60,000 टैक्स सेविंग्स। हेलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? पिंकी, ज्योति, बताना। हाँ सर। 60,000 का आपका टैक्स सेविंग्स हो गया यहाँ पर। तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका बिजनेस में लोन रहने से आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। तो ये चीज गौर कर कीजिएगा कि किसका बिजनेस है, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या इंटरेस्ट का हालत है, क्या इंटरेस्ट रखने से अगर टैक्स में हमें एडवांटेज मिले, ठीक है, तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट ना रखूं तो मेरा कितना टैक्स जा रहा है, उसमें मेरा अल्टीमेटली कितना खर्च बच रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिजनेस बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, तो ये सब लॉजिक आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया से हम लोगों ने यही चीज देखा, वही मैं बार बार तब से आपको बोल रहा था, ये इतना भी कोई टफ चीज नहीं है, बस लिखने के टाइम पे आपको लग रहा था कि दिमाग के बाहर जाएगा। MM later introduced taxes in his framework. We know that interest expense is tax deductible and generates tax savings, assuming the debt is perpetual. अब ये टैक्स सेविंग्स कैसे हुआ आपको देख लिया आपने कि कहाँ आपका 1.5 लाख का टैक्स था, वो आपका 60,000 90,000 का टैक्स में पहुंच गया, आपने 60,000 का सेविंग किया, देखा आपने 60,000 का सेविंग्स किया टैक्स में। एज्यूमिंग दैट डेब्ट इज परपेचुअल, अब मान के चलते कि आपका डेब्ट हमेशा रहेगा बिजनेस पे, ये मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए एज पर MM कि हमेशा बिजनेस पे लोन रहता है। और ऐसा भी अगर आप नॉर्मली देखो ना, एवरी बिजनेस ऑलवेज हैव सम लोन, नॉर्मली हर कोई बिजनेस पे नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, बट हाँ मैक्सिमम बिजनेस जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उनका लोन रहता है। यस और नो, प्लीज टेल मी। जो बिग लेवल में बिजनेस करते हैं क्या उनका डेब्ट ऑलवेज रहता है? यस और नो? हेलो ज्योति। ऑलवेज तो रहता है, पर रिलायंस तो बीच में डेट फ्री हो। हाँ वो कोशिश करता है, लेकिन अगेन लोन आ गया उसका। मैक्सिमम का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम बिजनेस का लोन रहता है। अब कोई बिजनेस कोशिश कर रहा है कि वो डेब्ट फ्री होना चाहिए, वेरी गुड, आपने बात किया, बहुत अच्छा, कि वो डेब्ट फ्री कंपनी बनने के लिए पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है। रिसेंटली टाटा ने भी अपना TCS का ब्रांच को भी डेब्ट फ्री करने का पूरा कोशिश किया है। तो देखो कोशिश तो ऑलवेज रहेगा, बिकॉज वो हमेशा अपने बिजनेस को रिस्क फ्री रखना चाहता है, कि किसी भी तरह का लोन के अंडर पे नहीं आना चाहता। जैसे कि हम लोगों ने देखा रिस्क के ऊपर आने के बाद येस बैंक का क्या हालत हुआ है ना। येस बैंक ये तो पूरा का पूरा लोन में फंसने के कारण ऐसा हालत हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में इनका मतलब जो लोन है, लोगों को जो लोन दिया था उसके कारण ही फंस गया। इनका भी मार्केट में दूसरे से काफी कैपिटल लोन का था। ऐसे काफी सारा कंपनी, किंगफिशर एयरलाइंस, ये भी लोन के कारण फंस गया। टू मच लोन कितना खराब होता है, आप समझ रहे हो ना। टू मच लोन आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है। मैं काल लिख दिया किंगफिशर के बदले में, किंगफिशर्स, ये शायद एयरलाइंस नहीं है, एयरलाइंस का ये कुछ और है, ये अलग है। ओके, जो भी हो आपको समझ में आया ना। तो देखो मेन पॉइंट पे ध्यान देते हैं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल ITS। अब ITS का मतलब तो समझ गए, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रहेगा तो टैक्स शील्ड जनरेट होगा जो आपका टैक्स को बचत करेगा। उसको क्या कहते हैं? टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, उसको कहते हैं टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, जिसको हम लोग इंटरेस्ट टैक्स शील्ड भी कहते हैं। अब यही पॉइंट पे MM का मानना है, द फॉर्मूला फॉर द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो पहले सिचुएशन 1 देखते हैं, देयर इज नो पर्सनल टैक्सेस, वी ओनली हैव कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये माना हमने। तो अगर इफ डेब्ट अमाउंट D है, इंटरेस्ट रेट R है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? RD हो जाएगा। सो आपका ITS क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट टैक्स शील्ड क्या हो जाएगा?
जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा उसके साथ आप आरडी को इंटू कर देना, तो वो हो जाएगा आपका आईटीएस। तो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट ऑफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल आईटीएस दैट इज टीसीआरडी बाय आर, आर कट जाएगा ऊपर से, तो फिर आपका बचता है टीसीडी। टीसीडी मींस आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू डेब्ट अमाउंट। सिंपल है, इसमें तो कोई आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कुछ। ये रहा एक आपका पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड में आपका सिचुएशन 2 आता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पर टीसी है, पर्सनल टैक्स यहाँ पर लिया गया है टीपीएस के तौर पे, पर्सनल रेट ऑफ डेब्ट इनकम भी रखा गया है टीपीडी के तौर पे। इन दिस केस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला के तहत। तो अल्टीमेटली समझ में आया? तो चलो एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उठा लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा मन में जो भी है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो पूरा का पूरा मन में जो भी है उसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो तो क्वेश्चन लिखो, पूरा प्रैक्टिकल करने से क्लियर है। एग्जाम्पल लिख रहे हो ना डिंकी? हाँ सर। एक्स लिमिटेड operates in the cement industry. अल्ट्राटेक मान सकते हो। एक्स लिमिटेड ऑपरेट इन दी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री अल्ट्राटेक का गजब का बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बड़े बुनियाद पे जान डालते हैं। एक्स लिमिटेड ऑपरेट इन दी सीमेंट इंडस्ट्री। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द opportunity cost of capital, cost of capital वो नो COC के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्लैश ऑफ क्लैन नहीं, हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई बोलेगा सर गेम है क्लैश ऑफ क्लैन, मैं नाम सुना कभी खेला नहीं सर। दैट इज केसी फॉर एन अनलिवर्ड फर्म, दैट इज केसी फॉर एन unlevered firm. Unlevered firm for the cement industry is KC for an unlevered firm for the cement industry, for the सीमेंट का जो मार्केट चल रहा है, इंडस्ट्री चल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ अल्ट्राटेक ही तो नहीं है और भी है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मार्केट में, अनलिवर्ड फर्म का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केसी फॉर एन अनलिवर्ड फर्म फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%, 20% का इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रहा है। एक्स लिमिटेड हैज एन EBIT। मैं थोड़ा कैलकुलेशंस के इजी के लिए डिप्रिसिएशंस को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं यहाँ पर। एक्स लिमिटेड हैज एन EBIT ऑफ 40 lakhs, ठीक है, EBIT ऑफ 40 lakhs। एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट दिया है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 40 लाख का। एक्स लिमिटेड हैज डेब्ट अमाउंटिंग टू, इसका लोन है मार्केट में अमाउंटिंग टू 100 लाख। कितने का लोन है इसका? 100 लाख का। 100 लाख का लोन है एट द रेट ऑफ 10% के इंटरेस्ट में, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, ये तो इसका डेब्ट का इंटरेस्ट है 10% का। एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट मतलब जो इसका सरकार के घर में जमा करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, दैट इज टीसी, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं सर? टीसी, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%। अब आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको पूछा गया है सर, यूजिंग MM मॉडल, मॉडिगिलेनी-मिलर अप्रोच को यूज करो। यूजिंग MM अप्रोच आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। डिंकी देखो समझ में आएगा अभी आपको, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट वुड हैव द
what would have been value of X limited? What would have been value of X limited if it was unlevered? If it was unlevered, अगर ये अनलिवर्ड है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? फिर दूसरा सवाल पूछता है आपको, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, फाइंड आउट द टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट। फिर आपको पूछ रहा है तीसरा सवाल, hence find out the value of X limited। फिर आपको पूछ रहा है चौथा सवाल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X लिमिटेड इक्विटी, find the value of X लिमिटेड इक्विटी। फिर आपको पूछ रहा है पांचवा सवाल, फाइंड आउट X लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिंकी समझ में आया? यहाँ पर 5 सवाल है, अगर एक एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स भी रहेगा तो फिर 10 मार्क्स का सवाल है, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चंस करने का चांसेस है। मुझे तो लग रहा है इसी तरह से क्वेश्चंस को करेगा, हर एक क्वेश्चंस पे ऐसा ही करेगा, ब्रॉड क्वेश्चंस को इसी तरह से सवाल करने का चांसेस है। मतलब आपको सॉल्यूशंस में भी दिखाने का जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशंस करके डाल दो, ठीक है? पता नहीं, आई थिंक इस बार नेगेटिव नहीं करेगा पर नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव रखेगा, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? मैं सीएमए का बात कर रहा था, ठीक है? क्योंकि सीएमए का क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, इसलिए सीएस का तो ऑलरेडी एमसीक्यू है और सीए तो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसी से एग्जाम ऑर्गेनाइज किया है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हेलो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले मैं प्रोजेक्ट को फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक्स लिमिटेड एक सीमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये देके रखा है 20% का है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या बोल रहा है कि दैट इज फॉर एन अनलीवर्ड फार्म, केसी फॉर एन अनलीवर्ड फार्म फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%। अच्छा, एक्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन द सीमेंट इंडस्ट्री, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री इज 20%। और ब्रैकेट में क्या बोला था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एन अनलीवर्ड फार्म। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला है ना, शायद आपको वही दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, दैट इज केसी फॉर एन अनलीवर्ड फार्म। एक्स लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी ऑफ ₹40 लाख, इसका ईबीआईटी कितना बोला, 40 लाख का है। एज डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹100 लाख का है एंड कॉर्पोरेट टैक्स बोला 30% का। आपको पूछा है क्या है, एमएम अप्रोच यूज करो और बताओ कि व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड इफ इट वाज अनलीवर्ड। अगर ये अनलीवर्ड है तो इसका आपका वैल्यू क्या होगा, इसका टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट कितना आएगा, इसका वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड इक्विटी बताओ, फाइंड आउट द एक्स लिमिटेड केई एंड केसी बताओ। इतना सारा सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताना प्लीज। अब सॉल्यूशंस में भी आपको लग रहा है कि सर कैसे करें, तो चलो मैं सॉल्यूशंस को कैसे नहीं किस तरह से करें पूरा का पूरा आपसे बात करता हूं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फार्म। क्या फॉर्मूला है इसका? मैंने आपको कुछ ही देर पहले वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फार्म को बता रहा था। मतलब एक लेस रिस्क की फार्म का वैल्यू क्या हो सकता है, अनलीवर्ड फार्म का VU, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म इक्वल्स टू VU, है ना? यहाँ पर हम लोगों ने किया था, देखो यहाँ पर आपको याद होगा, ये VL वैल्यू ऑफ लीवर्ड है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड के केस में EBIT into 1 minus TC divided by KC स्टार, यही है ना, यही वाला है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फार्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म
जब टैक्स नहीं होगा तब सेम होता है, जब इफ देयर इज नो टैक्सेस तब लीवर्ड और अनलीवर्ड दोनों सेम हो जाएगा, बट अगर टैक्स रहेगा तो दोनों सेम नहीं हो सकता। लीवर्ड मतलब टैक्स नहीं रहने से वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड सेम होगा, समझ में आया कुछ? इफ देयर इज नो टैक्सेस देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड विल बी सेम। ओके, तो आपका व्यू क्या हो जाएगा? डिंकी कैलकुलेशन हो गया, EBIT इंटू 1 माइनस TC कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेड बाई KC स्टार। तो आपका EBIT कितना है? 40 लाख का है। 1 माइनस टैक्स रेट यू नो 1 माइनस 0.3, तो डिवाइडेड बाई आपका KC है 0.2, 20% का बोला ना 0.2, तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.2। कितना हुआ डिंकी? ज्योति बताना आंसर कितना आया है? 60 लाख आया। सर 60 कैसे आएगा? 40 लाख इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.2, 60 लाख कैसे आएगा डिंकी? ठीक से देखो। 140 कैसे 60 आ गया? ज्योति आया क्या? हाँ सर आ गया। 140 लाख। फिर आपका क्वेश्चन 2, चलो देखो, इतना देर पहले जितना टफ लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट क्या पूछा गया है? टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट क्या होगा बोलो ना, कैसे करोगे? फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है आपको, TCD है ना, TC इंटू डी, कॉर्पोरेट टैक्स है 30% ऑफ 100 लाख, तो 30% ऑफ 100 लाख कितना हो गया? डेब्ट का 30%, तो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट कितना है? 30 लाख है, यही आपको पूछा गया है। थर्ड, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म पूछा, थर्ड क्वेश्चन आपको देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा? हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब ये आपको लीवर्ड फॉर्म पूछा गया है, रिस्की फॉर्म का। ठीक है, तो चलो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? VL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, मतलब लीवर्ड में तो अनलीवर्ड होगा ही ना, प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट, क्योंकि ये टैक्स है तो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट इंपॉर्टेंट है इधर। तो आपका वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया 140। देखो लीवर्ड फॉर्म में अनलीवर्ड का वैल्यू तो आएगा ही, प्लस टैक्स के कारण टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट तो उसको लेना पड़ेगा, तो प्लस 30 लाख का, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 170 लाख। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। रिस्की फॉर्म के केस में उसका वैल्यू हो जाएगा 170 लाख। 4, वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है सर आपको। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट। सिंपल दिमाग लगाओ, फार्म का टोटल वैल्यू जो है वहां से आप डेब्ट वैल्यू हटा दो ना, वैल्यू ऑफ फार्म माइनस वैल्यू ऑफ डेब्ट। देखो सर बड़ा लॉजिकल है, टोटल फार्म का जो फार्म जो है उसका जो टोटल वैल्यू है दैट इज 170, वी हैव ऑलरेडी जस्ट वी कैलकुलेटेड 170, तो 170 से आपका डेब्ट कितना है? 100 लाख का, तो अल्टीमेटली आपका 70 लाख का हो जाएगा इक्विटी। सिंपल है कि नहीं? आई थिंक आपको अभी बड़ा मजा आ गया होगा। अच्छा, वी हैव वैल्यू ऑफ लीवर्ड। अच्छा, फिर लास्ट में आपको पूछा फाइंड आउट ऑफ द एक्स लिमिटेड केसी एंड केई। ठीक है, तो केसी केई कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोगों को थोड़ा सा वी हैव वीएल, हम लोगों को पता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड कितना है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? EBIT इंटू 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई KC। ठीक है, KC, तो फिर आपका वैल्यू ऑफ लीवर्ड कितना है? 170 इंटू EBIT कितना है? 40 इंटू 1 माइनस TC कितना है? 0.3 डिवाइडेड बाई KC कितना है? पता ही नहीं ना, यही तो कैलकुलेट करना है। KC कैलकुलेट कर रहे हैं बाबा, KC कैलकुलेट कर रहे हैं, KC नहीं पता तो कैलकुलेट करते हैं ना, इसे यहाँ से नॉर्मल एल्जेब्रिक सिस्टम से ही हो जाएगा। तो फिर इसको यहाँ से लगाते हैं, तो यहाँ से आपका 170 इंटू KC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40 इंटू 1 माइनस 3, कितना हो जाता है देखो तो 28। 40 इंटू 1 माइनस 0.3
फिर KC इक्वल्स टू हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 170, देन योर KC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16.47%। हुआ? बता ना डिंकी, KC 16.47%। हाँ सर। ज्योति हो रहा है ना? एंड लास्ट वाला और भी इजी है, KE। सर वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज KE। इक्विटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करोगे, पैड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय KC कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब पैड बाय आप KE कर दो, पैड बाय KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू पैड बाय KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वहीं से आपको वैल्यू इक्विटी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यू ऑलरेडी नो दैट इज 70, बट आपको नहीं पता कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। यू नो दी टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, बट इस इक्विटी के कारण आपका कितना कॉस्ट आ रहा है ये आपको नहीं पता। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? यू नो दी 70 वैल्यू ऑफ इक्विटी, यू जस्ट कैलकुलेटेड। यहाँ ये देखो टोटल वैल्यू फार्म का 170 लाख का था, वहां से आप 100 लाख का हटा दिए तो आपका 70 लाख का वैल्यू, तो बस आपका काम आसान हो गया। अब पैट कैसे करोगे? आपको पता है ना लेवरेज में, आपने पैट का फॉर्मूला जानते हो सर, यू ऑल नो अबाउट द पैट फॉर्मूला। EBIT देखो सर हर चीज काम आता है, ऐसा नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। EBIT इन माइनस इंटरेस्ट, देखो बिजनेस जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी हर चैप्टर जुड़ा हुआ होगा ना, क्योंकि ये थोड़ी ना बोल सकते मेरा बिजनेस का ये पार्ट अलग है, मेरा वो पार्ट अलग है। बिजनेस का हर पार्ट एक जगह में जाके मिलते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड वेल्थ। इसलिए आप कभी भी बिजनेस को अलग नजर से नहीं देख सकते, बस हम लोग पढ़ने की सुविधा के कारण चैप्टर बनाए हैं। EBIT डिवाइडेड माइनस इंटरेस्ट, सर ये एक बहुत अच्छा टिप्स था आपके लिए। 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई KE। अच्छा फिर आपका क्या बचता है, 70 इक्वल्स टू EBIT कितना है 40 माइनस इंटरेस्ट कितना है 10% ऑफ 100, याद है क्वेश्चंस में गिवन है, देखो 100 लाख का 10% इंटू 1 माइनस TC 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई KE, यू डोंट नो दी KE, ओके वहीं पर तो पहुंचना है। तो फिर आपका क्या होता है 70 इक्वल्स टू, कैलकुलेट करना प्लीज इसको, 40 10% ऑफ 100 10 मतलब 40 माइनस 10 30 इधर हो गया 30 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई KE। तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हो KE इंटू 70 इक्वल्स टू 21, सो और KE इक्वल्स टू 21 बाई 70 करके देखो तो 21 बाई 70 कितना होता है। सर 30% होता है, देखो 0.3 आएगा इंटू 100 करना इक्वल्स टू हो जाएगा 30%, मतलब इसका इक्विटी का कॉस्ट, मतलब मार्केट से जो ये इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठा रहे हैं ना, उसके लिए इस पर्टिकुलर फर्म को 30% का कॉस्ट लग जाता है। तो डेब्ट का कॉस्ट उसका कितना था, डेब्ट का कॉस्ट कैलकुलेशंस किए थे हम लोग, डेब्ट का कॉस्ट 10%, वो गिवन था, डेब्ट का कॉस्ट 10%, इक्विटी का कॉस्ट 100% 30%। तो सर बताओ समझ में आया प्रोजेक्ट? सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट क्लियर है, लिख लिए? कुछ बाकी है तो लिख लो। सर मेरा ना एक डाउट है। बोलो सर बोलो, डाउट पूछो। सर जब हम लोग ये अनलिवर्ड फॉर्म निकालते हैं और हाँ। यहाँ पे बोलते हैं कि अज्यूम करते हैं कि नो टैक्सेस है, हाँ टैक्सेस नहीं होगा, तो फिर हम लोग EBIT से 1 माइनस T टैक्स तो आफ्टर ऑल डिडक्ट कर ही दें। एक सेकेंड रुको, ये वाला पूछ रहे हो तुम? देखो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड में हम लोग नॉर्मली जब फार्म अनलीवर्ड है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में तो टैक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। अनलीवर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें टैक्स नहीं रहेगा, अनलीवर्ड का मतलब ये हो जाता है कि हो सकता है कि उस बिजनेस में, हो सकता है नहीं, मतलब अनलीवर्ड मतलब क्या पूछता है
if we have two firms which is identical in all respects, same business risk, same level of EBIT, but differ in terms of their capital structure. अब अनलीवर्ड फर्म में नॉर्मली क्या होता है कि उस फर्म का रिस्क नहीं है, दैट मींस उसका फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, मे बी उसका कोई डेब्ट नहीं है, डेब्ट का इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाता है अनलीवर्ड फर्म। तो हमको पहला वाला क्वेश्चंस में पूछा था यहाँ पर कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में इसका अनलीवर्ड क्या है, फाइंड आउट द टैक्स व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड इफ इट वाज अनलीवर्ड। बट यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताओ कि हम लोगों ने ये बताया, ये जो हम लोगों ने ये वाला एरिया किया, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, थ्योरी क्या बोलता है आपको एमएम का, कहाँ गया, सॉरी निकल गया क्या, एक सेकेंड, yes, this point. Initially the MM model assume that no taxes in such a scenario, ठीक है, if we have two firms which is identical in all respect, then मतलब पहला सिचुएशन वो सोचता है कि टैक्स नहीं है, बट टैक्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है, टैक्स के साथ तो डायरेक्ट अनलीवर्ड का कनेक्शन नहीं है, इंटरेस्ट के साथ कनेक्शन है, इंटरेस्ट के साथ जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वही आपका मेन है। तो सेम बिजनेस रिस्क, सेम लेवल ऑफ, सर इंटरेस्ट के साथ कनेक्शन है तो वो तो डिस्टिंग्विश हो गया, पर फिर वहाँ पे टैक्स को क्यों लिख रहा है, टैक्स तो दोनों में तो सेम ही रहेगा, टैक्स दोनों में, हाँ देना तो पड़ेगा, टैक्स रहेगा तो देना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फिर हम लोगों ने ये लिखा ना फॉर्मूला में, देखो ना, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड। अगर कोई टैक्स नहीं रहेगा, इफ देयर आर नो टैक्सेस, अगर टैक्स नहीं है तो लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म सेम ही कैलकुलेशंस होगा। इफ देयर आर नो टैक्सेस, अगर टैक्स नहीं है तो फिर इसके जगह इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होगा तो दोनों का वैल्यू सेम है। हाँ इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर दोनों का वैल्यू सेम है। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, यहाँ पर हम लोग बेसिकली यही समझ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कब होगा, जब लीवर्ड और अनलीवर्ड दोनों सेम होगा। अगर कोई टैक्स नहीं रहेगा तो इन दैट केस एमएम के कॉन्सेप्ट में कि वो दोनों कॉन्सेप्ट में वैल्यू ऑफ लीवर्ड और अनलीवर्ड सेम माना जाएगा अगर नो टैक्सेस। तो आपका कहना सही है कि लीवर्ड अनलीवर्ड तो डिपेंड करता है सर इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह से, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एमएम का मानना है कि अगर टैक्स नहीं है तो इन दोनों का लीवर्ड और अनलीवर्ड का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन अगर टैक्स रहेगा तो उसके लिए, ठीक है, ये टीसीडी का फॉर्मूला यूज किया गया है। इसलिए आप यहाँ पर देखना, जब हम लोग लीवर्ड को कैलकुलेट किए हैं क्वेश्चंस पे, आप देखो क्वेश्चंस को एक बार ठीक से देखो। X Limited operate in a cement industry, the opportunity cost of capital, that is KC for an unlevered firm, for the cement industry is 20%. X Limited has an EBIT of 40 lakh, has debt amounting to 100 lakh at the rate 10%, मतलब debt का interest, and corporate tax बोला गया है 30%। तब MM अप्रोच के आंसर से हिसाब के आपको बताने के लिए बोल रहा है what would have been the value of X Limited if it was unlevered, अगर ये unlevered होता तो क्या वैल्यू होता उसका। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है what is the tax advantage of debt, थर्ड में पूछ रहा है hence find out the value of X Limited, find the value of X Limited equity, find the X Limited and KC and KE। फिर हम लोग क्या किया, अनलीवर्ड फर्म का कैलकुलेशंस करने बैठ गए, क्योंकि इसमें टैक्स था तो EBIT into 1 minus TC by KC स्टार, ये KC स्टार इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म के लिए, ये KC स्टार क्यों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, आप समझ रहे हो ना व्हाट इज द KC स्टार का मतलब, तो KC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बट अगर अनलीवर्ड फर्म है तो उसका KC थोड़ा अलग होगा, तो इसलिए इसको KC स्टार से डिनोट किया जा रहा है। फिर आपके यहाँ पर 40 लाख का EBIT था, 1 माइनस टैक्स जो था आपको देना पड़ा और आपका 140 लाख का आंसर आया। लेकिन जब आप यहाँ पर लीवर्ड फर्म के लिए कैलकुलेशंस करने गए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड में आपका टैक्स एडवांटेज ऑफ डेब्ट जो है वो तो नहीं रहेगा ना, मतलब वो आ जाएगा जो आपका उसमें नहीं मिला। आप समझ रहे हो पॉइंट को, देखो डिंकी, जब आपने वैल्यू से आप तो यही आ गया, अगर हम टैक्स ले रहे हैं तो दोनों 140 हो गया, डिफरेंस तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आया तो मेरा 30 लाख बढ़ गया। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट के कारण ही हुआ है, मतलब लीवर्ड फर्म, तब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लीवर्ड फर्म है तो फिर उसका मेन कारण उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वही लीवर्ड फर्म का पहचान है, जो आपका अनलीवर्ड फर्म का पहचान नहीं है।
अनलिवर्ड फॉर्म पे आपको इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको अनलिवर्ड में नहीं है, तभी तो उसको अनलिवर्ड कहा जा रहा है। दैट्स व्हाई इसका आंसर आया आपका 140 और इसका आंसर आ गया आपका 170 बिकॉज इसमें इंटरेस्ट है। अब बताओ आप क्या, हाँ बोलो। अमाउंट तो इंटरेस्ट हुआ ना, तो वहाँ पे नो टैक्स की जगह नो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, टैक्स तक तो सेम ही रह रहा है शायद। नहीं, अगर क्वेश्चन में टैक्स गिव मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इफ देयर आर नो टैक्सेस, मतलब एमएम का मानना टैक्सेस ही है, वो टैक्स ही होगा। मतलब एमएम का मानना है कि इफ देयर आर नो टैक्सेस तब वैल्यू ऑफ लीवर्ड और अनलीवर्ड का फॉर्मूला को वो सेम मान रहे हैं कि अगर टैक्स होगा तो भी लीवर्ड का जो होगा, अगर नहीं टैक्स कुछ भी नहीं है तब लीवर्ड अनलीवर्ड सेम है। इंटरेस्ट का कारण तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड अनलीवर्ड काम कर ही रहा। ठीक है, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जांच करके आपको बताता हूँ कि अगर कुछ भी पॉइंट्स यहाँ से मैं और निकाल पाता हूँ कि नहीं। बाकी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताना। मैं रिंकी तुम्हारा सवाल मैं समझा। हाँ। बाकी सब क्लियर है ज्योति? हाँ सर। ओके, तो एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करना। मैं ऐसा और एक प्रोजेक्ट जैसा है, ऐसा ही क्वेश्चंस है, प्रोजेक्ट एंड क्वेश्चन इज द सेम थिंग, तो ऐसा ही और एक प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उसको घर में एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब उसको घर में ट्राई करो तो आपका इस तरह का क्वेश्चंस में एक नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन में शेयर करता हूँ, उसको करो और एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग एक इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज ईपीएस ईबीआईटी रिलेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईपीएस ईबीआईटी रिलेशनशिप मतलब अर्निंग पर शेयर्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर डिपेंड करके एक गजब पॉइंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी। ठीक है, तो वो पॉइंट मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप उसको एक बार घर में सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट क्लास में ईपीएस ईबीआईटी का रिलेशनशिप में बात होगा कि अर्निंग पर शेयर के साथ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का किस तरह का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और उसमें आपका बिजनेस डिसीजन कैसे निकाल के आता है। और डिंकी तुमने जो सवाल किया कि सर वो टैक्स नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए था, मैं देखता हूँ, मुझे अभी शायद किसी कारण से मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है डिंकी, लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया वो एज पर एमएम अप्रोच बताया, मतलब ये कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं था, ये मॉडिगेलरी मिलर का एक कॉन्सेप्ट था, उसी के ऊपर बाकी धीरे धीरे फाइनेंशियल जो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसमें चेंजेस आया है। आजकल तो और मॉडर्न रूल फॉलो होते हैं, बट वो समय के साथ साथ नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडिगेलरी का कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल माना जाता है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविडेंड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डिविडेंड पॉलिसी में भी ना उनका बहुत अप्रोच का बहुत मायने रखा जाता है, तो उसमें भी शायद आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा जब डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर टाटा फिर सबको। ओके सर, ओके बाय। बाय सर। बाय ज्योति, जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ सर।